आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद अब तेज कर दी गई है। भारतीयों को लाने के लिए विमान भेजा जा सकता है। सरकार की तरफ से यह जानकारी मिल रही है। 2 विशेष विमान काठमांडू भेज सकती है सरकार, यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है। एयरपोर्ट को खोल दिया गया, हालांकि 5 से 6 बजे का वक्त वहां पर कर्फ्यू का है और सेना ने मोर्चा संभाला है। हमारे गेस्ट भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सेना बहुत संयमित तरीके से हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उस बीच में जो फंसे भारतीय हैं उनको लाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। वापस लाने की जो कवायद है उसको तेज कर दिया गया है। भारतीयों को लाने के लिए विमान जल्द से जल्द भेज सकती है सरकार। जो भारतीय वहां पर फंसे हैं, नेपाल के हालात अभी क्या हैं, इन तमाम परिस्थितियों को जानने और समझने के लिए आपको ये तस्वीर भी दिखाते हैं और बड़ी खबर बताते हैं, जो बता रहे हैं आपको कि यहां पर यही है कि इस वक्त भारत की तरफ से भी अपने प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वहां से जल्द जो भारतीय फंसे हैं उनको वतन वापसी कराई जाए, इसकी कवायद चल रही है। उसके बाद कल से यहाँ पे जो आंदोलन चालू है उसमें हम लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। अभी हमारी वापसी कैसे होगी, हमने इंडियन असेंबली में फ़ोन किया था। वो बोले कि आप जहाँ पे है वहाँ पे सेफ जगह रुक जाइए, आगे जो होगा हम लोग आपको बताएंगे। यहाँ बहुत हिंसक वातावरण है, यहाँ आंदोलन चालू है। यहाँ नेपाल का राजनीतिक पॉलिटिशियन से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। घूमने के लिए, खाने के लिए प्रॉब्लम है, घूमने के लिए प्रॉब्लम है, बाहर नहीं निकल सकते। अभी होटल में भी कुछ बचाव का मिल रहा है, खाने के लिए कुछ मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है। 8 दिन के लिए आए थे, लेकिन अभी घूमने का सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ से जल्द निकलने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। हमने इंडियन असेंबली से कांटेक्ट किया है, वो बोले सेफ जगह रखो, उधर रखो, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से, जल्द से जल्द वो हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ ये मदद करे। जिस दिन हमारा एक ही दर्शन हो गया पशुपतिनाथ का, उसके बाद तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं सर। कल हमने जहाँ तक जा रहा था पूरा पथरा हो रहा था, घूमना फिरना मुश्किल हो गया सर। अभी यहाँ पे खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं मिल रहा। हमारा गवर्नमेंट से अभी महाराष्ट्र अपने इंडियन गवर्नमेंट से एम्बेसी से बात हो गई है, और पहले आप जहाँ पे है वहाँ पे आप सुरक्षित रहिए। गवर्नमेंट से अभी मोदी सरकार से यही हमारे रिक्वेस्ट है कि हमको ये जल्द से जल्द बाहर निकल दीजिए यहाँ से। जी हाँ, तो भारत सरकार लगातार न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रही थी, बल्कि अब हालात जैसे जैसे थोड़े से वहां पर सही हो रहे या फिर उन पर और ज्यादा काबू करने की कोशिश की जाए, उस बीच में जो फंसे हुए भारतीय उनको लाने की कवायद भी तेज हो रही है। कुलकर्णी सर, जो बात देवनाथ सर कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब यहां पर सिर्फ नेपाल नहीं, वो देश जिनका हश्र हमने पहले देख लिया है और अब ताजा हालात फ्रांस, इन सारी चीजों पर अगर हम निगाह डालें तो शायद सोशल मीडिया, वहां का लोकल इनपुट, लोकल जो आक्रोश था उसकी वजहें कई हो सकती हैं। ये चुनौती खड़ा कर रहा है। एक वो दौर था जब कबीलियाई हमले हो जाते थे, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जिनको जंजी कह लें या फिर कहें कि सोशल मीडिया का अचानक से आपने इस्तेमाल करना रोका तो एक देश के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी, और उसमें डिफेंस सेक्टर के लिए भी अपने आप में कुछ बहुत आसान नहीं है। फ्रांस के हालात को कैसे देख रहे हैं आप? देखिएगा, वही हालात सब जगह, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे श्रीलंका में हमने देखे, मालदीव में आपने देखे, आप फ्रांस में देख रहे हैं, सब जगह किसी ना कहीं या तो मजहब को लेकर के है, या फिर आक्रोश है तो करप्शन को लेकर के आक्रोश है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के आक्रोश है, या फिर उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाए, या लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। और दुरुपयोग से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों के इसके ऊपर तरह तरह के हम लोगों ने भी आले इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो मोबाइल के ऊपर हम लोगों का, चाहे वो सैटेलाइट के द्वारा हो, ड्रोन के द्वारा हो, लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको मॉनिटर करने की जरूरत हो, चाहे उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगते हैं, कानून उसको प्रतिबंध लगाता है, प्राइवेसी बिल्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह के जो कहीं पर भी आप देखते हैं तो आबादी जो है वो बेतरतीब हो रही है। सब जगह सबको नौकरी चाहिए, सबको अच्छा रहन सहन चाहिए। आजकल टेलीविजन पे वो देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उनको लगता है ये सब जो वो दिखता है वो ही रियल लाइफ में है, वो ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये गरीब आदमी को पहले लोग सिनेमाघरों में जा करके देखते थे, गाने देखते थे, बड़े बड़े सेट देखते थे, उनको लगता था यही असलियत है। आज भी हम महाभारत के सीरियल देखते थे, उस वक्त बचपन में तो लगता था शायद ऐसे ही लोग रहते थे, और यही होता है। तो लोगों को रियल और रील लाइफ में अंतर समझने में ये टेक्नोलॉजी जो है उसको समझना वक्त लगता है, और वही है। और नेपो किड जो जैसे नेपाल में हम बात करते हैं, ये क्यों इस तरह की हरकत हो रही है, वो दिखाते हैं कि हम बाहर जाते हैं,
बाहर जब आप वेकेशन पे जाते हैं तो कैसे होता है, क्या होता है। तो ये जो गरीब आदमी है या लोअर मिडिल क्लास के आदमी है, जो बेचारे, आज नेपाल का आप देखिएगा, फ्रांस का तो तब भी आप देखिएगा पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, 40-50 हजार डॉलर पर कैपिटा इनकम है। नेपाल में कितना है, $1400, $1400। भारत में कितना है, इससे दुगना है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक कोई हाथ में आ तो नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है, वही हथियार है जिसे हम मार भी सकते हैं और किसी को दूसरे के मार के बचा भी सकते हैं। लेकिन कुलकर्णी सर, इसमें दोनों को अगर हम देखें, जिन दो बातों पर हम जिक्र करें, जिन दो देशों का यहां जिक्र हो रहा है, नेपाल में एक आक्रोश उसके पीछे के कारण, और फ्रांस में जो इस वक्त सड़कों पर लोग उतरे हैं उसके पीछे के कारण, दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता है, डिफरेंस है, या इनको सिमिलर प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, समझ सकते हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? फ्रांस में जो पुरानी कॉलोनीज थी उनमें जो मजहब है वो अलग था, और वो मजहब के लोग उन्होंने माइग्रेशन में लाए हैं। तो वो उनकी सोच और उनकी मजहब और वहां के फ्रांस के यूरोपियंस जो हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उनमें और बाहर से उन्हीं की कॉलोनी से आए हुए जो लोग हैं, उनकी सोच में अंतर है, और उस सोच के अंतर के कारण ये वहां पर सब कुछ होता है। अब उनकी सोच है कि ये क्यों ऐसे रहते हैं, उनकी सोच और उनका रहन सहन व्यवहार अलग क्यों है, हमारा तो क्यों नहीं है। तो वहां की लूटपाट, वहां के जो आक्रोश है अलग है। नेपाल में जो आक्रोश है वो वैसा वो मजहब को लेकर के नहीं है। यहाँ पे आक्रोश है कि ये जो रईसी है, ये राजा जो रेवोल्यूशन हुआ, उस तरह का रेवोल्यूशन की जो है वो आज नेपाल में देखने को मिल रहा है कि हमें खाने पीने को नहीं मिल रहा, आप कैसे इतने अमीर हो गए हैं। और ये अंतर, जो अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। और फ्रांस में भी अमीर और गरीब का ही है अंतर, लेकिन उसमें मजहब भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन नेपाल में आज की तारीख में मजहब नहीं है, लेकिन गरीब, अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है और गवर्नेंस। अब आप मुझे बताइए, वो जो आए हैं, ये 14 प्रधानमंत्री आए हैं, उन्हीं के बीच में सत्ता एक के दूसरे के बीच में डूबा है, या चल रहा है, या फिर ओली है, इन्हीं के बीच में सत्ता जारी है। इनका ये सत्ता इन्होंने क्यों हर चीज राजा से ये कह करके कि हम सबको सब देंगे, लेकिन व्यवस्था तो बदली नहीं, व्यवस्था और खराब हो गई। इन्होंने अपने ही परिवार को, अपने ही जो जिस प्रकार से दौलत को अपने सामने अपने पास रखा, उसका सब कुछ देखने को मिल रहा है। और इसका जो फायदा है चीन उठाता है। दूसरे देश, फ्रांस में दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है, इधर दूसरे देशों का भी हस्तक्षेप है। और ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसका भी देखने को मिल रहा है कि भाई ये भारत के नजदीक का आ जाए, भारत से किस तरीके से इनकी दूरी रखी जाए। ये कम्युनिस्ट है, इनको कम्युनिस्ट है तो इनकी जो सोच है इनको अपनी तरफ खेचा जाए। ये आप समझ सकते हैं कि ओली प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से नक्शे को बदली करने की कोशिश की गई। क्या अभी तक हुआ? भारत और नेपाल के संबंध इतने अच्छे, वो पर उस नक्शे को लेकर के लीपू लेके किस तरह से गड़बड़ की, किस प्रकार से उन्होंने एक सिटीजनशिप एक्ट लाने की कोशिश की और संस्था को बंद की कि जो भी हिंदुस्तानी महिला किसी भी नेपाली मर्द से शादी करेगी उसको जो नागरिकता है उसको 6 साल के बाद नागरिकता दी जाए, उसके बरखिलाफ कार्रवाई हुई। आपने देखा मार्च 2025 में किस प्रकार से राजा ज्ञानेंद्र को दोबारा लाने के लिए नेपाल के अंदर एक तरीके से आंदोलन हुआ। तो ये जो चीजें हैं, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिज्म और उधर से कैपिटलिज्म, एक तरह से लोकतंत्र, ये सब मिक्स है। लेकिन लोग चाहते हैं, देखते हैं, करने की काबिलियत में समझा सकते नहीं है, तो ये दिक्कत आती है। इसलिए आज बहुत जरूरी है जो नेता लोग हैं, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से बताने के लिए, दिखाने के लिए और समझाने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। और ये लोग गलत है। आप किसी का भी फोटो लीजिए और वायरल कर दीजिए कि देखिए आप, ये जो आदमी बात करता है, बड़ी बड़ी बात करता है, और ये देखो ये है इसकी असलियत। तो फर्क चल जाता है कि सच में ये तो जो बोल रहा है वो तो ये वॉक पे टॉक तो करता नहीं है, ये तो बिल्कुल ही बदमाश आदमी है, इसके बरखिलाफ आप आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जिस बात से शायद आशंकित रहते थे या लोगों के लिए फायदे की बात थी कि बहुत ज्यादा उसके बारे में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाएगी, वो स्प्रेड नहीं हो पाएगी, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां से जानकारियां साझा भी हो सकती हैं और बहुत तेजी से फैलती भी हैं, और फिर वहां पर नतीजा कुछ ऐसा भी हो सकता है और उस पर अचानक से पाबंदी आक्रोशित कर सकती है, जैसा नेपाल में हमने देखा। लेकिन जो फ्रांस में हो रहा वो अपने आप में बड़ी बात है। एक तरफ दुनिया के अलग देशों में
हक की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन कुछ जगहों पर मजहब की भी लड़ाई अभी भी चलती चली आ रही है। आप दोनों से हमारे साथ बने रहिए। नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा दिख रहा है, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, यह कहा जा रहा है। इमैनुअल मैक्रों से इस्तीफे की मांग हो रही। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की है, लेकिन फ्रांस में हालात हैं क्यों ये? क्यों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से समझिए। नेपाल के बाद फ्रांस में सत्ता विरोधी आग सुलग उठी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिंसा भड़क उठी। जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ, ठीक वैसी ही तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी नजर आने लगी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, सत्ता विरोधी बिगुल फूंकने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पेरिस की सड़कों को युद्ध का मैदान बना दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया। फ्रांस के इन उग्र प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैक्रों सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। उनका वित्तीय प्रबंधन काफी खराब रहा। मैक्रों की नीतियों को प्रदर्शनकारियों ने गलत ठहराया। विरोध कर रहे सीजीटी यूनियन ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि असली समस्या मैक्रों और उनके काम करने के तरीके को लेकर है। फ्रांस के उग्र प्रदर्शनकारी मैक्रों के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। बजट में कटौती के खिलाफ और उपराष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों की कई जगह सुरक्षा बलों से झड़प हुई। लेकिन यह हंगामा क्यों बरपा, इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट सोशल मीडिया पर शुरू हुआ। इसमें 10 सितंबर को देश भर में सब कुछ बंद करने की अपील की गई थी। यह आंदोलन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके फ्रांसवा बायरो की बजट नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ था। बायरो ने सार्वजनिक खर्च में लगभग 4 लाख करोड़ की कटौती कर दी थी। इससे देश भर में पेंशन पर रोक लग गई और बाकी कई सामाजिक योजनाओं में कटौती कर दी गई थी। इससे लोग नाराज हो गए। मैक्रों की नीतियों पर सवाल खड़े कर सड़कों पर उतर आए। पेरिस में अलग अलग जगहों पर जमकर बवाल किया। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होता देख करीब 80,000 पुलिसकर्मियों को सड़क पर तैनात कर दिया गया। उपद्रवियों पर सख्ती शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल फ्रांस में तनाव के हालात हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर तैनात हैं। लेकिन सवाल है कि फ्रांस में इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या फ्रांस भी नेपाल की राह पर चल पड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सवाल यही है कि क्या फ्रांस भी